आज मार्केट जब ओपन हुआ तो पॉजिटिव आंकड़ों के साथ हमें देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में समय यहाँ पे आगे बढ़ा हमें ये देखने को मिला कि अब मार्केट में दबाव बनता जा रहा है। एक समय ऐसा था जहाँ पे स्मॉल कैप करीबन 1.5 से 2% टूट चुका था। लार्ज कैप की बात करूँ तो लार्ज कैप में भी गिरावट करीबन 120-130 पॉइंट का देखने को मिला, स्पेशली अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो। लेकिन जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे बंद होने का समय करीब आया, वहां से मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को मिला। सबसे पहले लार्ज कैप की बात करूं तो निफ्टी 50 करीबन यहाँ पे देखोगे तो मामूली सा यहाँ पे गिरावट के साथ 5 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। निफ्टी आईटी में आज पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला है, 0.79% का पॉजिटिव आंकड़ा है। बीएससी स्मॉल कैप में यहाँ पे 0.70% का गिरावट है। सेंसेक्स करीबन यहाँ पे 112 पॉइंट से टूटा है। निफ्टी मिड कैप 50 में करीबन 62 पॉइंट का पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला और बीएससी मिड कैप में भी 0.25% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला। आज मिड कैप पॉजिटिव रहा, निफ्टी आईटी का आंकड़ा आज पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन कैसे स्टॉक्स ने आज मार्केट को सबसे ज्यादा डैमेज किया? कोल इंडिया करीबन 2.44% टूटा है, रिलायंस 2.40, बजाज ऑटो में 2.38% का गिरावट है, वहीं पे बजाज फिनसर्व 1.80 और एचडीएफसी बैंक में 1.78% का गिरावट है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज पॉजिटिव रहे, भारत इलेक्ट्रॉनिक करीबन 5% के आसपास यहाँ पॉजिटिव देखने को मिला, ग्रासिम में 3% का जंप, आइसर मोटर्स भी 2.79% पॉजिटिव रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.67 और बीपीसीएल में 2% के ऊपर का आज पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। देखो, अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप मिड कैप में आज निचले स्तर से रिकवरी काफी ज्यादा देखने को मिला है। जैसे कि आप यहाँ पे आंकड़ों में देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो ठीक 12:10 के बाद आंकड़ों में यहाँ पे चेंजेस हुआ, रिकवरी होता हुआ बीएससी स्मॉल कैप देखने को मिला और वहां से करीबन 2.25% छलांग देता हुआ स्मॉल कैप देखने को मिला है। वैसे ही अगर मैं मिड कैप की बात करूं, बीएससी मिड कैप का, तो यहाँ भी देखोगे तो करीबन 12 बजे के बाद ये आंकड़े में बदलाव हुआ, 848 पॉइंट जुड़ा है, करीबन 2.24% का यहाँ पे पॉजिटिव छलांग देखने को मिला। हालांकि स्मॉल कैप क्लोज होते होते नेगेटिव में ही रहा, लेकिन मिड कैप में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले। अभी भी अगर देखा जाए तो मार्केट में दबाव है और आने वाले समय में और ज्यादा यहाँ पे गिरावट हो सकती है। अभी अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो लेवल देखने को मिल रहा है वो 22,119 का लेवल देखने को मिल रहा है। अगर 22,000 का लेवल ब्रेक होगा तो एग्जैक्टली और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है और 21,800 के आसपास अगर ये ब्रेक होता है तो एग्जैक्टली बहुत दिन तक ये 21 और 22,000 के बीच में ट्रैवल कर सकता है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। अब इस गिरावट में इन्वेस्टर को क्या गलती नहीं करना चाहिए? बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो SWP का बेनिफिट ले रहे हैं। SWP इट मीन्स की सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। कोई नए इन्वेस्टर हैं यहाँ पे जो SWP के टूल्स को नहीं समझ रहे हैं, तो मैं काफ़ी सिंपल तरीके से समझा दूं कि जैसे आप SIP करते हो, मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वैसे ही मंथली बेसिस पे एक बड़े फंड के वैल्यू से आप वहाँ पे कुछ विड्रॉ करते हो, उसको SWP कहा जाता है, SIP का ठीक उल्टा। अब जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे SWP कर रहे हैं, अगर वो आने वाले 2 महीने 3 महीने के लिए SWP का जो इंस्टॉलमेंट है उसको अगर स्किप कर सकते हैं तो वो स्किप करें, क्योंकि अभी जो मार्केट में दबाव है उसके चलते अगर आप SWP विड्रॉल भी करोगे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आपके फंड के वैल्यू में गिरावट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आप पैनिक सिचुएशन में आओ और फिर कुछ वहाँ पे गलत डिसीजन लो। देखो, SWP का जब हम टूल यूज करते हैं अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट तो सबसे ज़्यादा टेंशन तब होता है जब मार्केट में गिरावट होता है और एक तरफ से आप हर मंथ पैसा निकाल रहे हो, तो वहां पे ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे भी कम वैल्यू हो जाए और फिर मार्केट जब रिकवर हो तो उससे काफ़ी ऊपर का वैल्यू देखने को मिले। तो आपको तो पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है। SWP अगर कर रहे हो तो अगर आप 2-3 महीने स्किप कर सकते हो तो उसको आप स्किप करो। अदरवाइज आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका SWP अमाउंट मंथली बेसिस पे काफ़ी बड़ा है तो अगर उसको कुछ कम कर सकते हो, सपोज दैट कि आप महीने का 15,000 का विड्रॉ कर रहे हो SWP के थ्रू और वहाँ पे अगर आप मान लो 7,000 कर लो या 8,000 कर लो या फिर कुछ कम कर लो, जिससे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो और आप यहाँ पे अपना जो रिक्वायरमेंट है एक मंथली कुछ खर्चे का वो भी फुलफिल कर लो। और जैसे जैसे मार्केट रिकवर हो, मान लो निफ्टी 50 यहाँ पे फिर से 23,000 या 24,000 के ऊपर चला जाता है तो और कुछ यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो फिर से आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कम अमाउंट किए हैं तो उसको आप फिर से पुराने अमाउंट के साथ आप विड्रॉवल यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने म्यूचुअल फंड से ही अपने कार का EMI या फिर कोई ऐसा लोन है जो उसके EMI को पे कर रहे हैं।
देखो इस सिचुएशन पे अगर आपको लगता है कि कहीं से 2 या 3 महीने अपने ईएमआई का इंतजाम कर सकता हूं, तो आपको अपना जो एक ईएमआई का विड्रॉल आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट कर रहे हो उसको आप 2 से 3 महीने रोक दो, क्योंकि मार्केट यहां से काफ़ी ज़्यादा दबाव बना सकता है। मार्केट फिर रिकवर हो तब फिर से आप यहाँ से अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट विड्रॉल स्टार्ट करो और अपनी ईएमआई को पे करो। मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं गलती क्या कर रहे हैं, अपने जो SWP का जो फंड तैयार करके रखे हैं या फिर जो EMI के अगेंस्ट जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो पूरा पैसा निकाल रहे हैं। देखो ऐसा कई बार सिचुएशन देखने को मिलेगा कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इससे भी नीचे वैल्यू देखने को मिलेगा, तो आप उस समय घबराना नहीं, आप अपना जो भी है एक स्ट्रैटेजी है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चेंज करो। फिर से हम विड्रॉल सेट करेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी में कुछ भी नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पे अपना पैसा निकाल रहे हैं और वो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ से नुकसान होगा। देखो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जब हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। आपको धैर्य शक्ति स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा और अपना जो विड्रॉल है उसको टाइम टू टाइम कुछ वहां पे अगर हम चेंजेस कर सके सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो वो करना होगा। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऐसे समय पे अपना पूरा इक्विटी से एलोकेशन को रिडीम करके और पूरा डेप्ट में यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। देखो ये ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको थोड़ा सा आपका पैसा सुरक्षित हो जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आप क्या फिर से जब मार्केट रिकवर हो एक बॉटम में उस पूरे डेप्ट के पैसे को आप क्या इक्विटी में ट्रांसफर कर पाओगे? क्या ये एक सही डिसीजन होगा? ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर डेप्ट में तो पैसा लगा देते हैं इक्विटी से पूरा ट्रांसफ़र करके, लेकिन जब डेप्ट से इक्विटी में आना होता है तो वो सही समय का चयन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपका SIP है, SIP को कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि SIP में जो भी अभी तक इन्वेस्टमेंट है उसको आप रिडीम करके और पूरा डेप्ट में ट्रांसफ़र कर दें, ये एक गलत डिसीजन होगा। आने वाले समय में अगर आप ये बार बार ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो आपका जो एक टोटल वहाँ पे वैल्यू बनेगा वो काफ़ी कम बन सकता है। कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा तो आपको टैक्स में भी देना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ समय आप मिस भी कर दोगे। एक बॉटम से जो वहाँ पे रिटर्न बनना चाहिए वो समय भी मिस करोगे, जिसके चलते लॉन्ग टाइम में आपका पैसा नहीं बनेगा। ये 2 पॉइंट जो काफ़ी इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो कि कई ऐसे इन्वेस्टर गलती कर रहे हैं। आज के दिन कई ऐसे मैसेज आए इससे रिलेटेड और इन्वेस्टर कई मिस्टेक्स किए हैं, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा कर दिया। इन्वेस्टर इस समय फूक फूक के कदम रखें और अपने स्ट्रैटेजी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखें। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम होता है। आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पे जो भी आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।